तो चलिए आज भारत की आज़ादी के उस 62 साल लंबे अविश्वसनीय सफ़र की कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ सुधारों के लिए की गई छोटी छोटी अर्जियों ने एक पूरे देश की आज़ादी की मांग का रूप ले लिया। हमारा ये जो सफ़र है ये 1885 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। ये वो दौर था जो ज़बरदस्त बदलावों, रणनीतिक चालों और अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ था। एक ऐसा दौर जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस ज़बरदस्त इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते एक राष्ट्रव्यापी ज्वाला का रूप ले लिया, जिसने आखिरकार आज़ादी का रास्ता साफ किया। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, वो चिंगारी जिसने सब कुछ शुरू किया। एक ऐसे विचार और एक ऐसे संगठन का जन्म जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। साल था 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, इनका शुरुआती लक्ष्य आज़ादी हासिल करना बिल्कुल नहीं था। ये लोग तो बातचीत और याचिकाओं के जरिए, मतलब पिटिशंस के जरिए, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर ही सुधार चाहते थे। ये जो शुरुआती 20 साल का दौर था ना, इसे उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता था। इनकी रणनीति एकदम सीधी थी, याचिकाओं, भाषणों और लेखों के जरिए ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। कह सकते हैं कि इनका नजरिया अंग्रेजों के न्याय में विश्वास पर आधारित था। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। एक अकेला प्रशासनिक फैसला पूरे देश में आग लगाने वाला था, जो विरोध के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। चलिए हमारे दूसरे हिस्से में चलते हैं। और वो चिंगारी थी 1905 का बंगाल विभाजन। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, इसे साफ साफ बांटो और राज करो की नीति के तौर पर देखा गया। बस इसी एक घटना ने पढ़े लिखे लोगों की राजनीति को एक सच्चे जन आंदोलन में बदल दिया। और इसका जवाब भी जबरदस्त था, स्वदेशी आंदोलन। ये सिर्फ विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं था, ये तो भारतीय आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली ऐलान था। समझ लीजिए, ये एक तरह का आर्थिक युद्ध था जो अब सड़कों पर लड़ा जा रहा था। और इस नई ऊर्जा ने पता है क्या किया? इसने कांग्रेस के अंदर ही एक गहरी दरार पैदा कर दी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक तरफ थे उदारवादी जो अब भी याचिकाओं में विश्वास करते थे, और दूसरी तरफ थे उग्रवादी जो अब स्वशासन की मांग कर रहे थे। ये टकराव 1907 में सूरत की फूट पर खत्म हुआ, जिसने आंदोलन को सालों तक बांट कर रख दिया। खैर 1916 आते आते लक्ष्य और भी बड़ा हो गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ सुधारों से काम नहीं चलेगा। मांग थी स्वशासन की, और ये मांग अब बहुत जोर शोर से उठ रही थी। और अब मंच तैयार था एक ऐसे व्यक्ति के आने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा ही बदल देने वाला था। ये थी गांधी युग की शुरुआत, और इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही शक्तिशाली नई अवधारणा पेश की, सत्याग्रह। ये सिर्फ चुपचाप विरोध करने से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब था सत्य की शक्ति। ये एक ऐसा दर्शन था जो अहिंसक, सत्य केंद्रित प्रतिरोध को एक हथियार में बदल देता था। गांधी ने अपने इस तरीके को पहले 3 स्थानीय अभियानों में आजमाया, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। हर एक सफलता ने न सिर्फ इसकी ताकत को साबित किया, बल्कि देश भर के लाखों लोगों को प्रेरित भी किया और उत्साहित भी। हालांकि 1919 का साल एक बहुत ही अंधकारमय मोड़ लेकर आया। एक तरफ दमनकारी रॉलेट एक्ट, जिसने बिना मुकदमे के हिरासत की इजाजत दी, और उसके बाद भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और आज़ादी के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। और इसी के जवाब में गांधी ने अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया, असहयोग। मतलब ब्रिटिश सिस्टम से अपना समर्थन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से वापस ले लेना। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए। ये एक पूरे देश का कहना था, बस अब और नहीं। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसा की एक घटना ने आंदोलन को एक अहम मोड़ पर ला खड़ा किया। एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। इस एक घटना ने आंदोलन के मूल सिद्धांत यानी अहिंसा का उल्लंघन कर दिया।
अपने अहिंसा के सिद्धांतों पर टिके रहते हुए गांधी ने एक बहुत कठिन और विवादास्पद फैसला लिया। उन्होंने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को वापस ले लिया। ये वाकई एक दिल तोड़ने वाला पल था, लेकिन इसने उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी दिखाया। और ये घटना आंदोलन के लक्ष्य में आखिरी और सबसे बड़े बदलाव को दिखाती है। 1929 तक सुधारों या डोमिनियन स्टेटस जैसी सारी बातें खत्म हो चुकी थीं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एकमात्र उद्देश्य घोषित किया गया, पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी, कोई समझौता नहीं। और अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही ये संघर्ष अपने अंतिम और सबसे तीव्र चरण में प्रवेश कर गया। अब दांवों पर सब कुछ लगा था। 1930 के दशक की शुरुआत हुई इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित विरोधों में से एक के साथ, नमक मार्च। देखिए, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती देकर गांधी ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली प्रतीक चुना, जिसने हर भारतीय के दिल को छुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भड़का दिया। फिर जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, आखिरी आह्वान किया गया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक सीधी मांग थी। गांधी का संदेश एकदम साफ और शक्तिशाली था, करो या मरो, अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ना होगा। आज़ादी से पहले के आखिरी कुछ साल बहुत ही तीव्र गतिविधियों से भरे थे। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की आईएनए सैन्य दबाव बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत भारत के भविष्य को आकार दे रही थी। मतलब ये एक चौतरफा धक्का था, जिसने आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य को तोड़ दिया। और अंत में माउंटबैटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। और फिर 15 अगस्त 1947 को 62 लंबे वर्षों के संघर्ष, बलिदान और अटूट आशा के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। सुधार के लिए की गई याचिकाओं से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई तक कई अविश्वसनीय सफर, जो आज़ादी और एक दर्दनाक विभाजन दोनों पर जाकर समाप्त हुआ, हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है कि स्वतंत्रता की असली कीमत आखिर